Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am C. Siddhant Gandhi and in today's YouTube video I am going to teach you all how to study Caro 2020. देखो जब भी Caro 2020 ऑडिट के पेपर में पूछा गया वो मिनिमम 5 से 10 मार्क का पूछा ही जाता है। देखो अगर आपको कारो का कुछ भी नहीं पता, अगर आप कम से कम सही क्लॉज नंबर भी कोट करके आएंगे ना, आपको 1 से 2 मार्क मिलना पक्का है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पीडीएफ के अंदर अच्छे से बता दिया कि कौन सी मेमोरी टेक्निक्स है और आपको कैसे याद रखना है कारो के क्लॉज नंबर। तो वो बताने से पहले एक बार कारो कौन सी कंपनीज का एप्लीकेबल है वो बता देता हूँ और फिर हम अपन मेमोरी टेक्निक्स पे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डिटेल में हर एक क्लॉज एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो एग्जाम से पहले अगर आप सिर्फ ये पीडीएफ भी रिफर करेंगे ना, आप एकदम आराम से कारो में 5 से 10 नंबर फुल स्कोर कर सकते हो। तो लेट अस बिगिन। देखो अब कारो है क्या और ये कौन सी कंपनीज का एप्लीकेबल है। देखो कारो ऐसा रिपोर्ट है जो कि ऑडिटर्स को देना पड़ता है, कुछ चीजों पे कमेंट करना पड़ता है जिससे एकदम डिटेल में डिस्क्लोजर मिल सके और एक अकाउंटेबिलिटी हो कंपनीज के ऊपर। तो अब कारो कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है। देखो एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज को भी कार एप्लीकेबल है, बट कुछ कंपनीज को कार एप्लीकेबल नहीं है। तब वो कौन सी कंपनीज है जिन्हें कार एप्लीकेबल नहीं है। एक बैंकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज को इन्हें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब प्राइवेट कंपनीज को भी एप्लीकेबल नहीं है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही कंडीशन है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो एक तो वो प्राइवेट कंपनी कोई पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी कंपनी की पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। और कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स है, जैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट। और जो रेवेन्यू है वो मोर देन 10 करोड़ एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कार एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये दोनों एज ऑन बैलेंस शीट की डेट है। बट एक थर्ड कंडीशन है जो कि है बोरोइंग्स के लिए, जो कि अगर एक्सीडिंग 1 करोड़ है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो ये एप्लीकेबल सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही है। और उनसे अगर आपने लोन्स और बोरिंग्स लिए जो कि एक्सीड कर रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा, तो कार एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर आपने किसी और से लोन या बोरिंग्स ली है जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा लिमिट कंसिडर करने के लिए। और ये फाइनेंशियल ईयर में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा अगर क्रॉस किया है तो एप्लीकेबल हो जाएगा वैसे। ठीक है। अब ये हो गया कौन सी कंपनी को कार एप्लीकेबल है, कारो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मेमोरी टेक्निक में बता देता हूँ आपको, जिससे आप क्लॉज नंबर इजीली याद कर पाएंगे। अब आते हैं कि मेमोरी स्टोरी क्या है, मेमोरी टेक्निक है जिससे आप कारो के क्लॉज नंबर एकदम इजीली याद रख सकते हो। ठीक है। अब देखो मैंने एकदम स्टोरी बनाई एकदम इजी, अगर आपने स्टोरी याद कर ली ना, आप कारो के क्लॉज कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब स्टोरी पे आते हैं कि स्टोरी है क्या। राजू ने पिगिट करके मॉल में एंट्री ली, मॉल का नाम पिगिट रख देते थे। ठीक है। अब पिगिट क्या है देखो, जैसे पिगिट फर्स्ट है, ठीक है, तो पी फर्स्ट है, तो पी से फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकंड आई आ रहा है इन्वेंट्री। फिर ऐसे हर एक जितना भी जो भी मेन चीज है जो कि स्टोरी में आपको याद रखना है उसको मैंने ब्लू में बोल्ड कर रखा है। और जो भी फाइनल पार्ट है जो आपको याद रखना है ये इसको मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख रखा है। और उस सबके जो भी स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वहां पे मैंने नीचे टेबल बनाया जिसके आप स्टोरी एकदम अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे सेकंड सेकंड लाइन पे आते वो पिकेट करके मॉल में पहुंच गया, वहां पे उसने सीडी खरीदी उरी मूवी की। तब सी से आते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर डी से स्टैट ड्यूज, ये ड्यूज का ड्यू, फिर उरी मूवी की खरीदी तो यू से अनरिकॉर्डेड इनकम, फिर आर से रीपेमेंट ऑफ लोन, आई से आईपीओ एफपीओ के जो भी उसने फंड्स लिए उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हुए इस चीज के लिए। तो ये सेकंड लाइन होगी। अब आते हैं कि उसने सीडी खरीदी उरी मूवी की। अब देखो मूवी देखने के बाद अपन सब एक ही चीज कर, सारे लोग खाने पीने जाते, तो वो भी एक कैफे में गया। कैफे का नाम फिनरी कैफे रखते हैं। ठीक है। अब फिनरी कैफे में क्या है, ऐसे फ्रॉड, फिर निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिट। ठीक है। अभी यहाँ पे क्लॉज है और आगे उसका जो क्लॉज का जो मेन पार्ट है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आप क्लॉज नंबर लिख पाएंगे एग्जाम पे, वो मैंने डाल रखा है। अब फिर वहां से वो आरबीआई के एनआरसी ऑफिस में गया। पहले वो मॉल में गया, मॉल में उसने सीडी खरीदी उरी मूवी की, मूवी उसने मॉल में देख ली। फिर वो फिनरी कैफे में गया और कैफे में खाने पीने के बाद वो आरबीआई के एनआरसी के ऑफिस में पहुंचा। ठीक है। अब आरबीआई मैंने यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी डाला हुआ है ताकि ये जो आर है वो आरबीआई का है, उससे आपको हमेशा याद याद रहेगा। जो एनआरसी जो ऑफिस है जिसमें जो आर है वो आरबीआई का, वो आपको पूछा जाएगा और एक कई बार पूछा भी जाता है आरबीआई आरबीआई से रिलेटेड।
ठीक है। अब एन है तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए हो गया, फिर आरबीआई कैश लॉस, और जो एस है वो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट ऑडिटर्स का, तो स्टैट ऑडिटर्स का पॉइंट है, ठीक है। वो आरबीआई के ऑफिस में क्यों गया था, क्योंकि उसको वहां से एक जीसीसी करके सर्टिफिकेट उसको वो चाहिए था, ठीक है। तो जीसीसी सर्टिफिकेट पे आते ही क्या है, एक तो गोइंग कंसर्न है, ठीक है। उसको गोइंग कंसर्न का था एप्लीकेबिलिटी, तो उसके लिए उसने वो ले लिया, फिर सीएसआर कंप्लायंस, और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक स्टोरी है कि राजू करके एक बंदा है, ठीक है। वो पिगीट करके मॉल में गया, वो मॉल में गया, मॉल से उसने सीडी खरीदी पूरी मूवी की, मूवी उसने देख ली। फिर जैसे अपन सब कैफे जाते हैं, वो भी फिल्म करके कैफे में गया, कैफे में उसने खा पी लिया। फिर वो आरबीआई के एनआरसी के ऑफिस में पहुंचा, फिर उसको एक जीसीसी करके सर्टिफिकेट चाहिए था, वो उसने ले लिया। वो जीसीसी में क्या है, जी से गोइंग कंसर्न, सी से सीएसआर कंप्लायंस हो गया, और लास्ट वाला सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आपने ये स्टोरी याद कर ली और ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आपने ये याद कर लिए, तो आप क्लॉज नंबर एकदम अच्छे से याद रख सकते हो। जैसे पी से फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। तो ऐसे हर एक क्लॉज में सीक्वेंस भी रखे, जिससे स्टोरी भी उसी वे में मूव होगी, और आप क्लॉज नंबर भी वैसे ही याद कर पाएंगे। अब ये वाला जो टेबल है, इसको याद करने का एक दूसरा तरीका भी है। जरूरी नहीं कि स्टोरी से याद करो, बट अगर इनमें से कोई अगर आ जाता है तो आपको पूरी स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो ये भी मैं एक दूसरी मेमोरी टेक्निक आपको बता देता हूँ। देखिए क्लॉज 12 निधि कंपनी का है, ठीक है। तो आप ऐसा रखो कि आप 12 बजे निधि करके एक लड़की से मिलने गए, ठीक है। फिर आप वहां से, वो नीति जब आए तो अपने साथ अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को भी लेके आ गई, ताकि वो आपको ऑडिट कर सके कि आप सही बंदे हो कि नहीं, ठीक है। और निधि हमेशा फ्रॉड वगैरह पहले भी ऐसे कर चुके हैं लड़कों के साथ, तो वैसे याद रखो कि क्लॉज 12 निधि कंपनी पहले भी सबके साथ वो फ्रॉड कर चुकी है, तो उसके पहले का क्लॉज फ्रॉड का, तो क्लॉज 11 फ्रॉड। अब निधि जब आई अपने साथ अपने रिलेटिव्स को भी लेके आ गई, तो क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टीज का हो गया, और क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट। तो ऐसे याद रखो कि निधि से आप 12 बजे मिलने गए थे, निधि पहले भी सबके साथ फ्रॉड कर चुकी थी, तो क्लॉज 11 फ्रॉड का हो गया। फिर अपने साथ अपने रिलेटिव्स को लाई थी ताकि आपको ऑडिट हो सके, तो क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टीज का हो गया, और क्लॉज 14 इसका हो गया इंटरनल ऑडिट का, ठीक है। तो ये मेमोरी स्टोरी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लूंगा। इस पीडीएफ का एडवांटेज ये है कि अगर आपने यहाँ से अगर मेमोरी स्टोरी एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ ली ना, तो आप बहुत अच्छे से फुल डाल सकते हो कारो के अंदर, एकदम शॉर्ट में मैंने डाल रखा है। अगर एग्जाम के पहले भी टाइम कम है, या एग्जाम हॉल के जाने से पहले भी अगर आपने इस पेज को रिफर कर दिया ना, आपका कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कार्य एकदम डिटेल में बता के रखा है पूरे पीडीएफ के अंदर। स्टार्टिंग में कौन से कंपनीज को कार्य एप्लीकेबल है वो बता दिया है, मैंने यहाँ पे एक के बाद एक क्लॉज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्लॉज को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। सो क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इस क्लॉज के भी ना बहुत सारे सब क्लॉजेज है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डाल रखा है, जैसे रिकॉर्ड्स हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स, रिवॉल्यूशन, बेनामी। ये क्लॉज 1 हो गया। क्लॉज 1 में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डाल रखा है। तो आपके पास पूरा टाइम भी नहीं, आपने फटाफट गो थ्रू कर लिया कि कौन सी चीजें पढ़नी है, तो भी आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या है कि ये क्या है, इस क्लॉज किस बारे में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए है कि नहीं प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट के लिए। फिर और सेकंड जो उस मेन क्लॉज का जो सब क्लॉज है वो इंटेंजिबल असेट के लिए, कि इंटेंजिबल असेट भी प्रॉपरली शो करके रखे है कि नहीं। अब इसमें आते हैं सेकंड पार्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कि नहीं मैनेजमेंट में रेगुलर इंटरवल्स पे। तो ये यहाँ पे मैंने उसका पूरा क्लॉज डाल रखा है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी थी तो उसने कैसे बुक्स में डील हुए, वो आपको मेंशन करना है। देखो ये जो क्लॉज एकदम मैंने डिटेल में डाल रखे हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो भी आपका सफिशिएंट चीज है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी क्लॉज को जैसे मैंने लिखा है वैसे ही याद कर लो, और मेमोरी टेक्निक याद कर लो, एकदम आराम से आप कार में फुल तक आराम से स्कोर कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ये पीडीएफ कंप्लीट है कारों के लिए, ठीक है। अब फिर क्लॉज 1 का जो दूसरा पार्ट था, टाइटल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कंपनी के नाम पे है कि नहीं। जैसे कंपनी की कोई एसेट वगैरह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गए, वो कंपनी के नाम पे नहीं है, तो क्यों नहीं, उसके बारे में आपको बताना है कि डिस्क्रिप्शन दे दो प्रॉपर्टी का, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे, प्रोमोटर के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे, या उसके किसी रिलेटिव के नाम पे, कितने टाइम से है वो इंडिकेट कर लो, और कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है उसके यहाँ पे रीजन बनाना है। तो अगर मान लो आपको कोई
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कार के ऊपर जो इसके बारे में बता रहा है कि कंपनी की कोई बिल्डिंग है या कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको पहले कोड करना पड़ेगा एज पर क्लॉज 1 ऑफ कारो 2020 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और फिर आपको डिटेल में क्लॉज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर जो जो भी केस स्टडी जिसमें जो जो चीजें डिस्क्रिप्शन हो गए किसके नाम पे, आपको टेबल भी बनाना, टेबल बना के आना पड़ेगा। तो ये आप करोगे तो आपको फुल आराम से मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब आते कि रीवैल्यूएशन क्लॉज 1, अभी भी क्लॉज 1 ही चल रहा है, उससे बहुत सारे सब क्लॉज है। तो अगर कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रीवैल्यू किए या कुछ इंटेंजिबल असेट रीवैल्यू हुए, तो जो रीवैल्यू हुए वो रीवैल्यू किसने किया है, क्या रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया है। अगर रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया है तो स्पेसिफाई कर दो। अगर 10% से ज्यादा का चेंज आ रहा है कैरिंग वैल्यू में तो वो स्पेसिफाई कर देना है। और लास्ट वाले बेनामी प्रॉपर्टी, अगर कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो आपको मेंशन कारो रिपोर्ट में करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्लॉज 1 है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। इससे बाहर कारो में क्लॉज 1 से कुछ नहीं आएगा। अब सेकंड क्लॉज पे आते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में से डाल रखा है, देखो फिजिकल वेरिफिकेशन और वर्किंग कैपिटल के ऊपर है। तो एग्जाम के पहले टाइम नहीं है, ऊपर ऊपर से भी यहाँ से पढ़ गए कि भाई इस क्लॉज के बारे में किसके बारे में लिखा है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब क्लॉज 2 पे आते हैं इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस वर्किंग कैपिटल लोन्स। whether physical verification of inventory conducted as a reasonable interval by management in the opinion of auditor, coverage and procedure of verification by management appropriate। तो क्या मैनेजमेंट ने जो भी चेकिंग किया है रिजनेबल इंटरवल्स पे किया है कि नहीं, और जो भी वेरिफिकेशन किया है वो प्रॉपरली है कि नहीं, ऑडिटर को ओपिनियन इसके ऊपर देना है। और कुछ 10% के मोर का कुछ डिफरेंसेस आया है तो उसको कैसे डेल्ट किया है वो ये, जैसे पहले फिजिकल असेट्स के लिए था अब इसके लिए भी सेम चीज है। और एक सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है कि 5 करोड़ से ज्यादा का कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट उन्हें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला है कि नहीं। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको स्पेसिफाई करना रहेगा वर्किंग कैपिटल लिमिट कारों के क्लॉज 2 के अंदर, ठीक है। और उन्होंने जो भी दिए वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल बाय कंपनी विद सर्च बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उन्होंने जो भी बैंक को वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स दी है वो करेक्ट है कि नहीं और वही रिपोर्ट है कि नहीं, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। तो ये थे क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब अपन जाते हैं क्लॉज 3 के लिए। सो अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 के ऊपर, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। जैसे गारंटी एंड सिक्योरिटी से क्लॉज 3 है, ठीक है। हम यहाँ पे जो मेरी मेमोरी स्टोरी थी मैंने वहां पे भी उसको इसी तरीके से मेंशन किया था, देखो गारंटी सिक्योरिटीज एंड लोन्स, ताकि आपको भी एकदम अच्छे से पता हो कि कैसे क्या जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्लॉज 3 पे। देखो क्लॉज 3 मेनली लोन्स वगैरह की और गारंटीज के लिए बात करता है। तो कंपनी ने कुछ लोन्स या कुछ गारंटीज या कुछ दिए किसी और पार्टीज को, तो उसके बारे में पूरा है कि एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एज ऑन बैलेंस शीट डेट कितना है। फिर अगर जो कंपनी ने दिया है वो कुछ प्रीजुडिशियल तो नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट में ही होना चाहिए, कंपनी के कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए जो उन्होंने लोन्स वगैरह दिए। पर जो दिए वो जो रीपेमेंट आ रहे लोन्स और जो एडवांसेस के वो रेगुलर है कि नहीं, अगर रेगुलर नहीं है तो आपको वो मेंशन करने पड़ेंगे। और इफ अमाउंट ओवरड्यू है तो अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज और है, और उस ओवरड्यू अमाउंट को रिकवर करने के लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स वगैरह लिए है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद का जो पॉइंट है कि कंपनी ने और कोई नए लोन्स वगैरह इश्यू किए जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए पार्टीज को, तो इसके पूरा क्लॉज इसके बारे में है। और कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स एंड एडवांसेस इन विदाउट स्पेसिफिक एनी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, मतलब कंपनी ने कुछ लोन्स कुछ एडवांसेस दिए और उसका कुछ रीपेमेंट के बारे में मेंशन वगैरह नहीं है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्लॉज बेसिकली लोन के बारे में था, गारंटीज के बारे में था, और कुछ आउटस्टैंडिंग है कंपनी के फेवर में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मोर देन 90 डेज से आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी ने एक्शंस वगैरह लिए है कि नहीं वो मेंशन करने पड़ेंगे आपको। तो ये क्लॉज एकदम अच्छे से पढ़ना, ये भी कई बार पूछा गया है तो इसको अच्छे से पढ़ना। अब उसके बाद क्लॉज 4 पे आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। कि जो इन्वेस्टमेंट्स है जैसे तो जो भी इश्यू वगैरह किए कंपनी ने लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, तो जो जो कंपनी तक का जो सेक्शन नंबर सेक्शन 185 186 उसकी कंप्लेंट्स में हुए कि अगर नहीं हुए तो वो भी आपको कमेंट में डालना पड़ेगा कार्य रिपोर्ट के अंदर। तो ये हो गया। अब आते हैं क्लॉज नंबर 5 डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है। जैसे पीगिट था तो पीगिट का जो डी जो था वो डिपॉजिट्स के लिए था, तो ये अपना डिपॉजिट्स का पॉइंट आ गया। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी और अमाउंट डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स,
whether directives issued by RBI, provisions of Section 73 or 76, or any relevant provisions of Companies Act and rules made thereunder, where applicable, have been complied with. मतलब कंपनी के कुछ डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट वगैरह किया, जो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है, जो सेक्शन 73 टू 76 है, वो कंपनी ने कंप्लाई किए कि अगर नहीं किए, इफ नॉट, the nature of such contravention to be stated, and if any order passed by company law or NCLT or RBI, any court or any other tribunal where the same has been complied with not, तो अगर नहीं किए कंप्लाई और कुछ ऑर्डर वगैरह भी पास किए तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मोस्टली डिपॉजिट्स के लिए ये पॉइंट है। अब आते हैं कि जो उन्हें जो देखो, जो पहले लाइन थी जो स्टोरी की, राजू पिकेट मॉल में गया तो पिकेट के जितने कॉस्ट थे वो सारे एक्सप्लेन हो गए। अब वहां से उसने सीडी खरीदी पूरी हुई के, तो सी से कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड है, तो जो एज पर सेक्शन 148(1) जो कंपनीज एक्ट के, उसकी अकॉर्डिंग जो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, क्या कंपनी ने मेंटेन किया है कि बेसिकली ये क्लॉज इसके बारे में है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्लॉज के अंदर। फिर आते हैं स्टैट ड्यूज के ऊपर, जो डी का जो सीडी का जो डी था वो ड्यूज के लिए था, जो जो स्टैट ड्यूज है ये इसके लिए पॉइंट है। तो कंपनी रेगुलर है कि अपना जीएसटी, पीएफ, ईएसएस, इनकम टैक्स डिपॉजिट करने के लिए, अगर नहीं है तो आपको मेंशन करने की मोर देन 6 मंथ से जो भी आउटस्टैंडिंग है, और ये उसी के लेके कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, और फोरम का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उस डिस्प्यूट के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टैट ड्यूज के बारे में ही है। ये क्लॉज भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक दो बार पूछा भी गया है, तो आप अच्छे से इसको करना, स्टैट ड्यूज वाला पॉइंट देखो। ठीक है, और ये याद रखना, मोर देन 6 मंथ्स वाला पार्ट है। ठीक है, पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखना, मैरी रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हुआ तो उसे डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा, ये इसको याद रखना। ठीक है, अब उरी, जो सीडी खरीदी उरी की, तो यू से अनरिकॉर्डेड इनकम है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड इनकम लिख के रखा है, और बेसिकली इसको इनकम डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। तो जो whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed to the income during the year in the tax assessment under the income tax. If so, previously unrecorded income has been properly recorded in the books of account in the year. देखो बेसिकली क्या है कि कंपनी पे कुछ हुआ रहेगा और उन्होंने कुछ इनकम डिस्क्लोज की होगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, जो कि पहले कंपनी ने अपने बुक्स में शो नहीं किए थे। बेसिकली अनरिकॉर्डेड इनकम है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चल गया, या तो खुद से या तो कंपनी ने बता दिया। तो वो जो अनरिकॉर्डेड इनकम प्रीवियसली थी वो बुक्स में करेक्टली रिकॉर्ड हुई कि नहीं, तो वो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो ये क्लॉज उसके बारे में ही, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्लॉज के अंदर भी। अब आते हैं पूरी पूरी का यू तो हो गया, अनरिकॉर्ड इनकम। आर से रीपेमेंट ऑफ लोन्स, तो कंपनी ने जो भी लोन्स वगैरह लेके रखे तो आपको मेंशन करना है, नेचर ऑफ बोरोइंग्स, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, नंबर ऑफ डिलेस, रिमार्क्स इफ एनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेंडर्स बाय डिटेल्स, जहाँ जिससे लोन लिया वो सबके लेंडर्स के आपको डिटेल्स वगैरह देने हैं। ठीक है, और कंपनी को किसी ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है कि नहीं वो आपको मेंशन करना है। और जैसे वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड ऑन अकाउंट टू मीट्स ऑब्लिगेशन, मतलब कंपनी ने लोन लिए है अपनी सब्सिडरी या एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स के ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। या कंपनी ने जो लोन्स वगैरह लिए सिक्योरिटी प्लेज के रखी, अपनी खुद की सब्सिडी की, अपने खुद के जॉइंट वेंचर्स की जो भी सिक्योरिटीज थे उनके पास, वो प्लेज करके अपने लिए लोन ले लिए। तो ये क्लॉज पूरा लोन के ऊपर है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स के ऊपर। तो इस क्लॉज को अच्छे से याद करना, और जो टेबल है उसको भी सीक्वेंस में याद करना। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये टेबल जरूर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके आना है, और इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो क्लॉज 9 रीपेमेंट ऑफ लोन, सी भी अपना हो गया। देखो देखो, ये जो क्लॉज वगैरह जो यहाँ पे लिख के रखे, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये क्लॉज में क्या मेंशन है और आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स एकदम डिटेल में लिख रखे। अब एग्जाम से पहले सिर्फ अगर ये जो पीडीएफ है, ये जो क्लॉज है, इसको अच्छे से लर्न कर लो, और एग्जाम में अगर ये क्लॉज आए तो जो जो पॉइंट मैंने लिखे आप वैसे ही लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्लॉज में क्या है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लॉज के, कौन से पॉइंट्स मेंशन है, क्या इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बट ईरेफ के अंदर सारे क्लॉजेस मैंने एकदम डिटेल में बता के रखे जैसे इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स है। हाँ, अब क्लॉज 10 पे आते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये आईपीओ वगैरह के आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मेमोरी स्टोरी में मैंने मेंशन कर रखे थे, आईपीओ, एफपीओ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और यहाँ पे भी उसका हेडिंग वैसे ही है बिल्कुल, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इश्यू वगैरह ना हो और आप अच्छे से कारो पढ़ सके। देखो, अगर कंपनी ने कुछ आईपीओ वगैरह से पैसे उठाए, तो कंपनी ने जिस पर्पस के लिए वो पैसे उठाए थे उसी पर्पस के लिए यूज किए कि नहीं, वही मेंशन करना है।
और ये पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का है, तो ये भी पढ़ लो। बट मोस्टली आईपीओ वगैरह का ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में मेंशन कर रखा है कि जो भी सेक्शन है वो सेक्शन के कंप्लाई किए कि नहीं, वो अगर कंप्लाई नहीं किए, जो फंड रेज किए हैं तो किस पर्पस के लिए यूज किए थे और उसी पर्पस के लिए वो अमाउंट यूज हुए कि नहीं, तो ये मेंशन करना है। तो ये क्लॉज नंबर 10 हो गया। अब आते हैं क्लॉज 11 फ्रॉड के ऊपर। तो ये क्लॉज 11 फ्रॉड का क्या बोलता है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड। तो अगर कोई भी फ्रॉड कंपनी पे हुआ है, कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है, तो उस फ्रॉड के बारे में आपको मेंशन करना है। और इस फ्रॉड के लिए आपको पता है ADT 4 फाइल करना पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कंपनी ने फाइल किया है कि ना, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। और वेदर ऑडिटर कंसीडर्स विसर ब्लोअर कंप्लेंट्स, इफ यस कुछ विसर ब्लोअर कंप्लेंट्स वगैरह है कि नहीं, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो ये पूरा क्लॉज फ्रॉड के ऊपर है, ठीक है। अब 12 निधि, 12 बजे आप निधि से मिलने गए, ये भी सेकंड मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी। तो ये बेसिकली निधि कंपनी के बारे में, अगर निधि कंपनी के बारे में कारों का पूछे तो देख के इजीली पता चल जाएगा कि निधि कंपनी का क्लॉज है। तो बेसिक ज्यादा कुछ है नहीं इस क्लॉज के अंदर। जो भी निधि कंपनी के जो कंप्लाइंस है, जैसे उन्हें नेट ओन फंड 1:20 के रेशियो में मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी मेंटेनिंग 10% टर्म डिपॉजिट मेंटेन कर रहे कि नहीं लाइबिलिटी के, तो उसी सारे पॉइंट्स आप एक बार इसको रीड करोगे इजीली आपको पता चल जाएगा। निधि कंपनी का क्लॉज एकदम कंपेरेटिवली सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर क्लॉसेस, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो आते हैं क्लॉज नंबर 13 पे, रिलेटेड पार्टी। फिनरी कैफे में क्या था, तो फिनरी कैफे का जो आर है वो रिलेटेड पार्टीज के लिए, वरना मैं हमको दूसरी मेमोरी टेक्निक भी दी थी कि आप 12 बजे निधि से मिलने गए और अपनी रिलेटिव्स को भी लेके आए, तो रिलेटेड पार्टीज का क्लॉज, क्लॉज नंबर 13। यहाँ पे जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुए वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 177 एंड 188 है, उसके कंप्लेंट में हुए कि नहीं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। जो फिनरी कैफे का आया था इंटरनल ऑडिट, वरना आप ऐसे आज रखो 12 बजे आप निधि से मिलने गए और अपने रिलेटिव्स को लेके आए, और आप क्यों लाई थी, ताकि आपका ऑडिट हो सके इंटरनल ऑडिट का, आप सेम बंदे हो कि नहीं, तो वैसे आप क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट याद कर सकते हो। वेदर कंपनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, तो जो इंटरनल सिस्टम है वो कंपनी के साइज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि ना, जो नेचर है कंपनी का, जो बिजनेस है उसके हिसाब से जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है एक्यूरेट है कि नहीं, वो आपको बताना है। वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वेर कंसिडर बाय स्टैट ऑडिटर, मतलब जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है कंपनी के, वो कंसिडर की है कि नहीं ऑडिटर ने, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आते हैं NRC के ऑफिस जो थी, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो वेदर कंपनीज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम और हर, जैसे जो डायरेक्टर है या जो उसके कोई रिलेटेड पर्सन के साथ कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर किए, तो इस क्लॉज में आपको उस बारे में कोट करना है। तो अब ये जो है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन कई बार पूछा गया, देखो ये इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बता देगा कि जैसे डायरेक्टर की एक प्रॉपर्टी थी, उसकी लैंड थी, कंपनी के पास भी एक लैंड थी, तो बाजू बाजू में लैंड थी, तो कंपनी को उन्होंने लैंड एक्सचेंज कर ली डायरेक्टर के साथ, तो ये एक तरीके से नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो ऐसे कुछ केस स्टडी देंगे कि कंपनी की लैंड थी, वहां पे डायरेक्टर की भी लैंड थी, उसकी लैंड की वैल्यू इतनी थी, दोनों ने लैंड एक्सचेंज कर दी, तो आपको उस टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि भाई ये डायरेक्टर है या डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो उसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है। तो इस पे ये पूरा पॉइंट है नॉन कैश ट्रांजेक्शन का, तो इसको अच्छे से करना, कई बार पूछा गया है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में वैसा। अब आते हैं अगले क्लॉज पे, RBI का क्लॉज। जो RBI के NRC के ऑफिस में गया था, वहां पे ना RBI यूजर्स इसलिए कहता था ताकि आपको पता चले कि RC RBI का पॉइंट है। तो कंपनी को अगर RBI के अंदर रजिस्टर होना है एज पर सेक्शन 45 आई है, तो क्या कंपनी उसके अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वेदर कंपनी कंडक्ट नॉन मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ RBI, तो कोई भी ट्रांजेक्शन की है वो RBI की वैलिड सर्टिफिकेट होने के बाद ही कंपनी ने की है कि नहीं। और कंपनी का CIC क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी has defined in the regulation made by RBI, if so whether continues to fulfill criteria of CIC, मतलब कंपनी CIC है और जो भी क्राइटेरिया रहेगा, आप बैंकिंग ऑनर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो CIC का क्राइटेरिया है वो अगर कंपनी फुलफिल करती है, और जो तब सर्टिफिकेट ले लिया था और अब भी उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं वो क्राइटेरिया, उसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मोर देन एक CIC है, तो आपको मेंशन करने के टोटल कितने CIC वगैरह, तो ये क्लॉज इसके बारे में था। इन दोनों क्लॉज के कंपेरिजन में ज्यादातर नॉन कैश ट्रांजेक्शन पूछे जाते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। तो नॉन कैश वाला ज्यादा अच्छे से कर लेना, RBI का भी पढ़ना, बट ज्यादा फोकस नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे रखना। अगले क्लास पे आते हैं,
कैश लॉसेस के ऊपर। तो कंपनी ने कुछ कोई फाइनेंशियल ईयर में अगर कैश लॉसेस इनकर किया तो आपको कारो के रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करना पड़ेगा, कैश लॉसेस इवन इन एनी वन ईयर हैज टू बी डिस्क्लोज। तो ये इजी क्लॉज है, इतने जो मैंने दो लाइन लिख के रखी है वो आप अच्छे से याद कर दो। अगर एग्जाम में कुछ कैश लॉसेस के ऊपर आता है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ ले कि ये कौन सा क्लॉज नंबर हो गया, या आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ ले, तो आपको अच्छे से इसको पता होना चाहिए। अब अगले क्लॉज पे आते हैं, एनआरसीस के ऑफिस। तो एनआरसीस, तो जो लास्ट का जो एस था वो स्टैट ऑडिटर्स के लेता, तो क्या कोई स्टैट ऑडिटर्स ने रिजाइन किया है क्या, और रिजाइन किया है तो कुछ इश्यू, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न रेज बाय स्टैट आउटगोइंग ऑडिटर्स है, जो आउटगोइंग जो स्टैट ऑडिटर्स है उन्होंने कुछ अगर इश्यू कंसर्न रेज किए तो आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कारो की रिपोर्ट के अंदर। तो ये इसके ऊपर ही है। अब लास्ट की कुछ क्लॉज बचे, फटाफट हो जाएगा। देखो, गोइंग कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statement, auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of auditor's report, that company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet as and when they fall within the period of 1 year। तो बेसिकली गोइंग कंसर्न के ऊपर ही है कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं, और जो भी लाइबिलिटीज है वो 1 साल के ऊपर फॉल होते हैं, मतलब 1 साल के अंदर जो भी है, और कंपनी उसको मीट कर पाएगी नहीं, तो इस क्लॉज के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट के दो क्लॉज बचे, क्लॉज 20 और 21। देखो, सीएसआर रिपोर्टिंग के ऊपर है, तो कंपनी को अगर सीएसआर एप्लीकेबल है, जितना उन्हें एक्सपेंडिचर करना है उतना एक्सपेंडिचर किया है कि नहीं, और जो भी जितना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो आउटगोइंग प्रोसेस पे ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट to a fund specified in Schedule 7 to Companies Act within a period of 6 months in the expiry of financial year। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी अनस्पेंड अमाउंट रह चुका है वो 6 मंथ्स के अंदर जो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट है उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफर किया है कि अगर नहीं किया है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सीएसआर का पॉइंट इसके लिए था। ये जो क्लॉज, जो ये जो शेड्यूल 7 है, सॉरी क्लॉज नहीं, जो शेड्यूल 7 है इसको आप अच्छे से याद रखना। हो सकता है एमसीक्यू में आपको पूछ ले कि जो अनस्पेंड अमाउंट है वो आपको कौन से शेड्यूल के अंदर डिपॉजिट करना होता है। आपको बहुत सारे शेड्यूल दे देंगे, शेड्यूल 7, 8, 9, 10, तो आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल 7 भी करना है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अब लास्ट क्लॉज आते हैं, क्वालिफिकेशन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वेदर कोई क्वालिफिकेशन है ऑडिटर की जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो आपको इस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लास्ट क्लास 21 में। ठीक, देखो अब मैंने आपको जितने भी क्लॉजेज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, और क्लॉज में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चाहे वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको डिटेल में उसको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। मैंने आपको इवन लास्ट में मेमोरी स्टोरी भी दे रखी है जिससे आपको पता हो कि कैसे पढ़ना है, कौन कैसे क्लॉज नंबर याद रखना है। देखो, कारण में आप सब कुछ से लिख के आ जाओ, बट अगर आप क्लॉज नंबर कोट नहीं करोगे तो फुल मार्क्स मिलना मुश्किल है। तो क्लॉज नंबर कैसे याद रखने हैं, मैंने मेमोरी स्टोरी दे रखी है, एक यहाँ पे दे रखी है, दूसरे में ना आपको ये निधि वाली कैसी स्टोरी याद रखनी है उसको भी बताया, जिससे आपको क्लॉज नंबर अगर इनमें से पूछा गया तो स्टोरी भी याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि निधि पूछ ले, आपको पता है निधि का क्लॉज 12 है, 12 बजे निधि से मिलने गए, उसके रिलेटिव्स आए थे, तो क्लॉज नंबर 13, निधि हमेशा फ्रॉड करती थी, उसका क्लॉज 11 हो गया। ऐसा आप याद कर लो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है ये वाले सेक्शन को याद करने के लिए। यहाँ पे मैंने मेमोरी स्टोरी दे रखी है पीडीएफ के अंदर, यहाँ पे मैंने डिटेल में हर एक क्लॉज एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब ये पढ़ के जा गए ना, कारों के लिए ये पीडीएफ सफिशिएंट, इससे ही पूछे जाएंगे। जो भी क्लॉज पूछेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं, आप ये कोट करके आ जाना। और यहाँ पे मैंने कौन से कंपनीज को कार एप्लीकेबल है वो भी बता दिया है। तो ये पीडीएफ सफिशिएंट है कारों के लिए। तो आप ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए आप कमेंट में बता देना, मैं आपके साथ ये पीडीएफ बिल्कुल शेयर कर दूंगा। और कारों को इस चीज से पढ़ना बहुत इजी पड़ेगा, मेमोरी स्टोरेज से याद रखना। और जो क्लॉजेस के जो डिस्क्रिप्शन है उसको मिनिमम 3 से 4 बार पढ़ना। देखो, कारो 5 से 10 मार्क का हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऑडिट का पेपर हमेशा टफ आता ही है। जब आपको पता है कि 5 से 10 मार्क का अगर इसी पीडीएफ से आने वाला है तो इसी को अच्छे से पढ़ लो। देखो, पहला आप नो डाउट रैंक के लिए जाओ, बट पहला आप आपके 40 मार्क तो सिक्योर करो पास होने के लिए। तो सिक्योर कैसे होगा, आप ऐसे 5 5 जो 10 10 मार्क की जो चीजें आती है उसको आप अपना स्ट्रेंथ बना के, जैसे कारो मान लो 6 7 मार्क का आ गया, तो उसमें आपके मार्क्स लूज ही नहीं होने चाहिए, चाहे से जो 6 से 7 मार्क है वहीं से आप निकाल लो। तो ये कारो एकदम अच्छे से करना, ये पीडीएफ चाहिए मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ कमेंट के अंदर, और अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन से हमने इसको कार एप्लीकेबल है वो बता दिए। यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने डिटेल्स में हर एक क्लॉज एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसी क्लॉज को पढ़ना, इसी के एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से क्लॉज का पूछा है, तो उस क्लॉज का एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है,
और लास्ट में मैंने आपको मेमोरी स्टोरी भी दे दी है, जिससे आपको पता हो कि कौन सा क्लास नंबर क्या है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी कारों में एकदम कंफर्ट आ सके। अगर आपको कारों के कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको चाहिए, तो मैं एक सेपरेट पीडीएफ उसका भी बना सकता हूँ कि अब तक के कार के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे आपको एक बहुत हेल्प हो जाएगी कि कार एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने कार कौन सी कंपनी का एप्लीकेबल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेमोरी स्टोरी क्या है, और डिटेल में सारे क्लॉज एक्सप्लेन कर दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।